रहे हैं ABB न्यूज़। और ABB के खास मेहमान हैं जिनसे आपको रूबरू मुलाकात होगी। हम उनसे बहुत सी बात जानना चाहेंगे। मैं उनका एक परिचय बता दूं कि आज समस्तीपुर जिला के अंतर्गत पटोरी प्रखंड में AND कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी के अंगीभूत से रिटायर्ड हिंदी के प्रोफेसर बिंदेश्वर दास जी, इन्होंने 60-70 के दशक में बहुत ही अपने बल, जब समाजों के प्रति लोगों की दूषित मानसिकता थी, उस अर्थभाव, सामाजिकता, सारे परिस्थिति में उभर कर उन्होंने एक अच्छी मुकाम को हासिल किया। मैं आज खास मुलाकात में उनका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं उनसे अपनी थोड़ी सी 60-70 दशक में जब वो युवा थे और शिक्षा से जुड़े, तो उन्होंने क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे उनका आज तक का सफर रहा। धन्यवाद। आज आपने अपने साथ विषय पर बोलने के लिए जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जहां तक दलित समाज से उभरते हुए नौजवानों, खासकर शिक्षित नौजवानों की समस्या का प्रश्न है कि सारी योग्यता, कर्मठता, परिश्रम, कार्यक्षमता, ईमानदारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण के रहते हुए भी जो भारतीय समाज की एक सुदीर्घ परंपरा है, जिसे यह कहने में मुझको तनिक भी संकोच नहीं है कि जो ब्राह्मणवादी और सामंतवादी परंपरा है, उसमें आज भी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के प्रगतिशील युवाओं को कदम कदम पर केवल तिरस्कृत ही नहीं किया जाता है, उसको नाना प्रकार से बाधित भी किया जाता है। जबकि इस आरक्षित कोटि के जो प्रगतिशील नौजवान हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, शिक्षा ग्रहण करके फिर आगे बढ़ने वाले हैं, उनको, उनकी प्रगति को, उनके रहन सहन को, उनकी उभरती हुई प्रतिभा को आज भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। मैं कभी कभी तर्क करने वाले, उठपटांग तर्क करने वाले से कहता हूं स्पष्ट कि मैंने इस देश की प्रसिद्ध अनेक कंपनियों के जूते खरीदकर अपनी अलमारी में सजा रखे हैं। क्यों? मेरा जीवन बाधाओं से, संघर्षों से गुजरता हुआ
ऐसा जीवन रहा है कि समाज ने मुझ जैसे सरस व्यक्ति को भी नीरस बना दिया। और आज मैं किसी भी ऐसी समस्या का जवाब देने के काबिल हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं कि हमारे समाज के नौजवानों का विकास क्यों नहीं हो रहा, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के नौजवानों की प्रगति क्यों नहीं हो रही है। इसको जो उचित अधिकार है, विकास के जो उचित रास्ते हैं, वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय समाज में जो जातीय कट्टरता है वह नीचे से लेकर ऊपर तक और हर जगह हावी है। अनेक उदाहरण हैं मेरे पास। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 60 से लेकर 90 दशक में लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी दलित थे या जितने भी युवा वर्ग से थे, वो सरकारी स्कूल में ज़्यादातर दया करते थे, क्योंकि उस समय प्राइवेटीकरण बहुत कम था। आज के समय में जो शिक्षा का प्रभाव है, जिसमें प्राइवेटीकरण ज़्यादा होते गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका यह जो प्रश्न है बहुत गंभीर है, साधारण प्रश्न नहीं है, और इस विषय पर कई जगह मुझको बोलने का मौका मिला है। जी जी। और खुल करके मैं आपसे कहूं कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की व्यवस्था दिनों दिन कमजोर होती चली गई, होते ही नहीं बल्कि कमजोर बनाई गई, उसके पीछे सामंती और पूंजीवादी मनोवृत्ति रही है, सामंती और पूंजीवादी राजनीति रही है उसमें। यानी शिक्षा पर राजनीति हावी, शिक्षा पर सामंतवाद हावी, शिक्षा पर पूंजीवाद हावी। ज्यादातर दलित, उपेक्षित, पिछड़े समाज के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। यूं इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि दलित पिछड़े समाज के लोग भी जैसे तैसे ढंग से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने लगे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। क्यों? कि वहां फीस देनी पड़ती है, वहां कीमती किताबें देनी पड़ती हैं, वहां ड्रेस देने पड़ते हैं और नाना प्रकार के खर्च हैं। इन सारे खर्चों का बोझ हर दलित पिछड़ा समाज का परिवार वहन नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग जैसा कि कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। मेरा इस मामले में अनुभव है। अब देख लीजिए, स्थानीय क्षेत्र में भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उसमें शिक्षक कैसे हैं और उस स्कूल के व्यवस्थापक किस मनोवृत्ति के हैं, इस पर निर्भर करेगी वहां की पढ़ाई। जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो व्यवसायी हैं, वो प्राइवेट स्कूल नहीं, व्यावसायिक सेंटर है। दूसरी बात, एक तरफ जहां वर्तमान महंगाई के समय में सरकार की ओर से एक एक टीचर को 40-50 हजार रुपया कम से कम वेतन दिया जा रहा है, वहां पर 4,000-5,000 रुपए में जिस शिक्षक को प्राइवेट स्कूल में रखा जाएगा, वो शिक्षक कैसा होगा, कैसा इंटेलिजेंट होगा, क्या उसमें दम होगा, क्या उसकी योग्यता होगी, क्या उसमें पढ़ाने की क्षमता होगी। ये तो हाल है वो प्राइवेट स्कूलों का। सर, कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो सरकारी शिक्षक थे उनकी गरिमा कहीं न कहीं गिरती जा रही है। इसके लिए विशेष क्या आप दोषी किसको मानते हैं, या सरकार को? इसके भी कारण हैं,
प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा की और शिक्षकों की गरिमा गिरती चली जा रही है, इसके कई कारण हैं व्यावहारिक धरातल पर। कुछ तो बाह्य कारण हैं और कुछ आंतरिक कारण हैं। प्राय लोगों को मैं देख रहा हूं कि जो लोग सरकारी स्कूल की शिक्षा, सरकारी स्कूल के शिक्षक पर जो चर्चा करते हैं, वो एकांगी चर्चा करते हैं, अपूर्ण चर्चा करते हैं। खुले दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से मैं नहीं समझता हूं कि प्राय लोग चर्चा करते हैं। मैंने पहले कहा कि बाह्य कारण है और कुछ आंतरिक कारण है। एक एक करके हम आपको बताएं संक्षेप में। सरकारी स्कूलों में जहां 3-3, 4-4, 5-5 महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं होता है, वहां सरकारी स्कूल के शिक्षकों की क्या दशा और क्या मानसिकता होगी। जो आदमी नून तेल लकड़ी जोड़ने के फेरा में पड़ जाएगा, वो पढ़ाएगा कितना और क्या पढ़ाएगा? एक। नंबर 2, सरकारी स्कूलों की उपेक्षा, उसकी देखभाल में अनमनस्कता समाज की ओर से, छात्रों के गार्जियन की ओर से भी हम देख रहे हैं। जबकि बहुत पहले गांव के लोग अपने अपने गांव के, अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों पर नजर रखते थे, वहां पहुंचते थे, अपने बच्चों की क्या स्थिति है, वो पढ़ने आता है या नहीं आता है, इसकी चर्चा करते थे। शिक्षकों की क्या दशा और दिशा है, इस पर चर्चा करते थे। आज अपने अपने में व्यस्त मौज मस्ती में हैं। गार्जियन भी, कहाँ है स्कूल, कहाँ है हमारा बच्चा और क्या हाल है शिक्षकों का, इसकी कोई चिंता हमारे समाज को नहीं है। नंबर 3, कहानी में थोड़ा अनर्गल है, लज्जाजनक है, लेकिन कहना पड़ता है जब आपने पूछा है। शिक्षकों ने भी अपनी गरिमा गिराई है। जैसे तैसे ढंग से बहाल होकर के आए शिक्षक, जो अयोग्य ही नहीं बल्कि चरित्रहीन भी हैं, आखिर छात्र हो या समाज के लोग हों या सरकारी अधिकारी हों, उनको क्या प्रतिष्ठा देंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा एक और चौथा कारण सुन लीजिए। यह जो नीचे से ऊपर तक, अधिकारी से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सुयोग्य, ईमानदार, कर्मठ जो शिक्षक होने लायक व्यक्ति है, नौजवान है, उन्हें हम देख रहे हैं रोड पर, और जिसके बाप के पास माल है, जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया दे सकता है घूस, वो चाहे चरित्रहीन प्रतियोगी हो, कैंडिडेट हो, या अयोग्य हो, या आलसी हो, निकम्मा हो, अकर्मण्य हो, वो शिक्षक के चेयर पर बैठा हुआ है मेरे सामने। वो शिक्षक कैसा होगा और क्या पढ़ाएगा और क्या समाज उसको इज्जत देगा? इतना खुलकर इंटरव्यू आपको जल्दी कोई नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में रहा हूं, मैं हाई स्कूल का टीचर भी रहा हूं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर भी रहा हूं, और यूनिवर्सिटी में एज द डायरेक्टर ऑफ एडल्ट एजुकेशन भी रहा हूं। एक तरफ मैंने किताब का पन्ना उल्टा है तो दूसरी तरफ समाज का भी पन्ना उल्टा है। इसलिए मुझको अध्ययन और व्यवहारिक अनुभव
जो कुछ है उसका समन्वित रूप मैं आपके सामने रख रहा हूं। जहां तक मेरा प्रयास रहता है कि किसी बिंदु पर पूर्णता की ओर मैं जाऊं, पूर्णता की ओर मैं पहुंचूं। जी, अभी तो समय कोरोना काल की महामारी है और इस स्थिति में आज कई महीनों से स्कूल बंद है, शिक्षक अपने हड़ताल पे देखा गया है, फिर उनका पुनः योगदान लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य इसमें खतरा में दिखाई दे पा रहा है। इसे क्या आप किस नजरिए से देखते हैं? वर्तमान प्रसंग में आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और बहुत उपयुक्त है यह। देखिए, जहां तक कोरोना वायरस चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे संबंधित जो लॉकडाउन की घोषणा है सरकार की, जहां तक मैंने अब तक निगेटिव और पॉजिटिव समाचार देखे हैं, चाहे वो टीवी चैनल से हो, सरकारी टीवी चैनल से हो या सोशल मीडिया से हो, और जन सामान्य में जहां तक वर्तमान स्थिति में जो चर्चा हो रही है, ये तीनों पहलुओं की दृष्टि से जो मैंने अनुभव किया है वह यह कि कोरोना वायरस जितना कुछ है नहीं, उससे ज्यादा पॉलिटिकल प्रचार है इसका। जबकि अनेक अनुभवी डॉक्टरों ने, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हों या होम्योपैथ के डॉक्टर हों, इसके इलाज के लिए बहुत बार इन लोगों ने सुझाया है और वो कारगर इलाज है। मैं जानता हूं इस बात को और मैं समझता हूं। जहां तक जनजीवन इस लॉकडाउन के समय में अस्त व्यस्त और त्राहिमाम में पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ जैसा कि आपका प्रश्न है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर है, बिल्कुल अंधकार की ओर है। एक महीना की जो छुट्टी होती है, चाहे वो डीपी वैकेशन हो या समर वैकेशन हो, उस एक महीना, मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं, एक महीना जो बैठने का मौका शिक्षक को या विद्यार्थी को लगता है, मनोरंजन में वह समय गुजरता है एक महीने का, उसी में पढ़ाई लिखाई में गिरावट आने लगती है। और जहां लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण, सरकारी घोषणा के कारण ये स्कूल कॉलेज या जितने भी शिक्षण संस्थान हैं बंद हैं, स्वाभाविक है कि उन बच्चों की जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई की क्षमता है उसमें गिरावट आएगी। जो कुछ भी पढ़ा लिखा उसमें है उसमें गिरावट आएगी। आप देख लीजिए, किसी भी बच्चे को आप खोज कर उनसे पूछिए, पढ़ाई लिखाई की चर्चा कीजिए, आप उसमें गिरावट पाइएगा। मैंने खुद महसूस किया है एक टीचर होने के नाते कि एक महीना की छुट्टी के बाद जब मैं क्लास लेने के लिए जाता था तो सही ढंग से क्लास लेने में, ये स्पीड लेने में, क्लास लेने की स्पीड लेने में 1 सप्ताह लग जाता था और तब मैं रास्ता पर आता था। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चौथे चरण के लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलना और इस लॉकडाउन की अवधि जो दिशा निर्देश बनाया गया है, इसमें धर्मशाला स्कूल को छोड़कर शेष प्रतिष्ठान को खोलना कहां तक सरकार सही है या सरकार का निर्णय गलत है? देखिए, कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, अभी सरकार में बैठे हुए लोग और इनके अधीनस्थ जो उच्चाधिकारी लोग हैं, जो उच्चाधिकारी
सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, विशुद्ध नौकरशाह बन गए हैं। अभी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर जब विशुद्ध नौकर हो जाए तो समझिए कि प्रशासन डमाडोल होना है। और वही स्थिति आज हम लोग भोग रहे हैं। माना कि चरण दर चरण और खास करके वर्तमान चरण में आते आते लॉकडाउन में कुछ सुविधाएं जनता जनार्दन को दी गई हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जहां चारों ओर भ्रष्ट वातावरण हो, गाड़ियां चलेंगी, सामान इधर से उधर जाएंगे, तो ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट पुलिस के रहते हुए ये कार्य जो शुरू किए जा रहे हैं, जो कार्य बंद थे अब शुरू किए जा रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से शुरू होने वाले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि स्वतंत्र रूप से शुरू होने वाले हैं। ऑफिसरों की कमाई बढ़ेगी, जगह जगह रुकावटें पैदा होंगी, और इस परिस्थिति में जबकि सारे अन्य संस्थान खोलने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं। इसके खुलने की घोषणा नहीं की गई है। मुझको तो लगता है कि इस देश के जो नीति नियंता बैठे हुए हैं और उनका साथ देने वाले जो उच्चाधिकारी लोग हैं, इन सब का दिमाग एयर कंडीशन हॉल में बैठे रहने के कारण फ्रीज कर गया है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझको ऐसा लगता है कि इस देश को शिक्षा से फिर वंचित कर दो उस पुरातन काल की तरह, ताकि समाज फिर उठने के काबिल न रह जाए। शिक्षा को रौंद दो। ये सारे जो हम देख रहे हैं, और ये केवल वर्तमान की बात नहीं है, इधर कई दशकों से शिक्षा में दिनों दिन जो गिरावट चली आ रही है, और वर्तमान में आते आते तो क्या कहा जाए इसको, कि केवल स्कूल कॉलेज में नाम लिखाओ, एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, एग्जामिनेशन दो, घर जाओ और फिर कागजी टुकड़ा ले लो। इसके अलावा आज स्कूल कॉलेज में कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे, किससे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? भविष्य अंधकार में लगता है, आगे अंधेरा ही अंधेरा, घना अंधकार। ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि हम फिर पुरातन काल की ओर लौट रहे हैं। और तब उस निराशा की परिस्थिति में हमारे नीति नियंताओं यानी राजनेताओं और उच्चाधिकारियों को कोसने के अलावा कोई उपाय नजर नहीं आता है। जी, मैं मेरे अपने दर्शकों से आपसे जानना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में लोगों को क्या दिशा निर्देश आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को कैसे रहने। बहुत सुंदर आपने पूछा है, क्योंकि यह जो आपका प्रश्न है वह एक प्रकार से अभी तक जो वार्ता हुई उसका जिस्ट है, निष्कर्ष है। देखिए, कोरोना वायरस जिसके बारे में कहा जाता है कि यह चीन की देन है, और इसके संबंध में यानी कोरोना शब्द से संबंधित लगभग 20-25 वर्ष पहले मैंने किसी मैगजीन में देखा था, और इसकी चर्चा कुछ किताबों में भी हुई है, बायोलॉजी की किताब में।
यह एक आर्टिफिशियल महामारी के रूप में है, कृत्रिम महामारी। जो नेचुरल महामारी होनी चाहिए वह नेचुरल महामारी है नहीं। फिर भी जहां तक रोग है, चाहे वह छोटा रोग हो चाहे वह गंभीर रोग हो, हमें तो उससे बचना होगा। वर्तमान भयावह परिस्थिति में जबकि रोज हमारे देश में भी, दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी रोज कोरोना वायरस से संबंधित या संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। जैसा कि न्यूज में सुनाई पड़ता है, बराबर अखबारों में पढ़ने का मौका मिलता है, टीवी चैनल में देखने का मौका मिलता है, या जो सोशल मीडिया है उससे मालूम होता है। भयावह जरूर है। इसमें, इस विशेष परिस्थिति में हमें अपने आदमियों को, जहां तक संभव हो निकटवर्ती लोगों को, परिचित लोगों को, समाज के लोगों को बचाने की जरूरत है। सुरक्षा और संरक्षा की जरूरत है। तो अब तक जो कुछ अनुभवी डॉक्टरों ने, चाहे आयुर्वेद के हों, होम्योपैथ के हों, एलोपैथ के हों, इन लोगों ने जो सुरक्षा के उपाय यानी दवाएं सुझाई हैं, उसका उपयोग, उन दवाओं का उपयोग हम करें। जैसे मान लीजिए होम्योपैथ में सुझाया गया है कि आर्सेनिक एल्ब नामक जो दवा है उसका 30 नंबर या 200 नंबर, 30 नंबर आपको एक दिन में 2 बार 3 बार लेना पड़ेगा, या 200 नंबर है तो एक दिन में 1 बार लेना पड़ेगा। इसका उपयोग करें, लोगों से करवाएं। इसके बाद आइए, यह भी बतलाया गया है कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, या अगर हो भी गया है, संक्रमित हो गया है कोई आदमी, तो आरंभिक स्थिति में खट्टे पदार्थ का सेवन कराया जाए, है ना। जैसे मान लीजिए अब दवा में है, एलोपैथी दवा में तो विटामिन सी है। ऐसे सामान्य रूप से जो हम लोग रोज खाने पीने में उपयोग करते हैं, नींबू है, दालचीनी का उपयोग कीजिए, तुलसी पत्ता का उपयोग कीजिए। ये आयुर्वेद पद्धति, हाँ, ये सब आयुर्वेदिक साइड का है। लहसुन, तुलसी का पत्ता, गोल मिर्च, ये गिलोय लत्ती होती है, गिलोय, जिसको देहात में गुरुची भी कहते हैं, उसकी 3-4 इंच डंठल लेकर के इन सारी चीजों, लहसुन है, गोल मिर्च है, तुलसी का पत्ता है, गिलोय की लत्ती है, इन सारी चीजों को एक उचित मात्रा में लेकर के हल्का सा दरदरा उसको कुचल डालिए और उसका काढ़ा पानी के साथ बना करके और उसका सेवन चाय की तरह आप कीजिए। ये बहुत सटीक, आसान और उत्तम दवा है। यथासंभव प्रयास कीजिए कि आपको सर्दी खांसी बुखार हो गया है। इसी संदर्भ में मैं आपको ये बतला दूं कि एक सामान्य सी बात है कि जब अपने यहां सीजन चेंज करता है, उस सीजन चेंज के समय में जैसे सर्दी, खांसी, कफ का प्रकोप होना, बुखार होना, ये सारे लक्षण आपको कोरोना में पाए जाते हैं। वहां पर मुश्किल हो जाता है यह समझना कि यह कोरोना है या सीजनल बीमारी है। फिर भी जब तक आप अगला स्टेप लेंगे
तो तत्काल आप सीजनल बीमारी के लिए जो ये लहसुन, गोल मिर्च, तुलसी का पत्ता वगैरह वगैरह का काढ़ा बना करके सेवन करने के लिए बताया गया है, या आर्सेनिक बताया गया है, इसका सेवन तो निश्चित रूप से चालू कर दीजिए आप। अगर कोरोना भी होगा तो रुक जाएगा। मैं अपने श्रोता बंधुओं से यह कहना चाहूंगा कि इस कोरोना वायरस के प्रकोप के समय में घबराइए मत। घबराहट से आप में एक प्रकार की ऐसी कमजोरी आएगी, मनोबल कमजोर होगा, तो उस कमजोर मनोबल का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, यानी शारीरिक रूप से भी आप कमजोर हो जाएंगे। और एक कहावत है कि जब शरीर कमजोर पड़ता है तो मक्खी भी लथार मारती है। इससे बचिए, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन लीजिए, उचित समय पर निकटवर्ती जो डॉक्टर हैं या ऐसा जो चिकित्सा केंद्र है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि आपका इलाज उचित ढंग से हो सके, है ना। अपने भी बचिए और अपने बंधु बांधवों को, सगा संबंधियों को, अपने समाज के लोगों को, अपने पास पड़ोस को भी बचाने का प्रयास कीजिए। अगर सब बचेंगे तब आप भी बचेंगे। अगर और लोग नहीं बच पाएंगे तो हम कहां बच पाएंगे। सबके कल्याण में ही एक व्यक्ति का भी कल्याण निहित होता है। ABB न्यूज और आज के खास मेहमान हैं प्रोफेसर बिंदेश्वर दास, जो हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। ये इनके पास जो भी युवा आते हैं उनकी सामाजिक स्तर पर हो, विषय वस्तु स्तर पर हो, उनके बीच एक नई ऊर्जा पैदा कर देते हैं। आप तमाम दर्शकों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए निर्देश हमारे जो नंबर हैं उन पे फ़ोन करें, अपनी स्थानीय समस्याओं को हमें अवगत कराएं। छोटी भी हो, बड़ी भी हो, आपके क्षेत्र का चैनल है। और आज की जो मुलाकात में खास बात है कि कोरोना जैसी महामारी से साफ सफाई पे ध्यान दें। जो होम्योपैथी दवा खाते हैं, आर्सेनिक 30 या 200 का इस्तेमाल करें, और जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं उन्हें गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें, खट्टे का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही गर्म पानी का भाप। हमारी शिक्षा प्रणाली पे उन्होंने जो कहा है कि आज का शिक्षा, आज आने वाली कोरोना महामारी में जो व्यवस्थाएं हैं, स्कूल संस्थान बंद हैं और बाकी जितने भी संस्थाएं जैसे धार्मिक स्थल, मधुशाला, ये जितने भी हैं, ये कहीं न कहीं सरकार अपनी इनकम सोर्स के लिए और चालू किया है। जहां तक बच्चों की बात है, स्कूल खोलना एक सही निर्णय होगा, क्योंकि आज के ज़माने में विद्यार्थी बस निचले पायदान पे जा रहे हैं। हमारे चैनल ABB न्यूज में प्रोफेसर बिंदेश्वर दास जी का धन्यवाद देती हैं। आपका धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में कुछ सुझाव। आप प्रतिनिधि जो आज मेरे साथ वार्ता में सम्मिलित हुए, अथवा यूं कहें कि आपने अपनी वार्ता में मुझको सम्मिलित किया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। खासकर ये ABB न्यूज जो एक सोशल मीडिया है,
और इसमें हमारे नौजवान लगे हुए हैं, संलग्न हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं, इन नौजवानों से उम्मीद करते हैं, एबीपी न्यूज से उम्मीद करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु पर गहराई और व्यापकता से खोज, छानबीन और चिंतन करते हुए स्वस्थ संवाद लेकर जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करे, ताकि विकास शब्द से आगे बढ़कर प्रगति शब्द एबीपी न्यूज के द्वारा सार्थक हो सके। क्योंकि विकास में और प्रगति में, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। विकास नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रगति में प्रो उपसर्ग है, यह हमेशा सकारात्मक होता है, वह हमेशा संरचनात्मक होता है। बहुत कम लोग हैं जो विकास और प्रगति शब्द में अंतर समझते हैं। मैं प्रगति शब्द पर बार बार जोर देता हूं। आने वाली पीढ़ी के लिए, नवयुग के निर्माण के लिए, भारत के नवीन वातावरण निर्माण के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए मैं अपनी सारी शुभकामनाओं के साथ एबीपी न्यूज को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप नौजवानों को भी मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ दृष्टिकोण लेकर आप लोग अपने उद्देश्य मार्ग पर, अपने प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, निस्संक होकर, निस्संकोच होकर, निर्भीक होकर। ये 3 शब्द आए, निस्संकोच, निर्भीक और प्रगतिशील। इनको आप हमेशा दृष्टिकोण में रखिएगा। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन युवा शक्ति किसी की भी परवाह नहीं करता है। आज एक खास मेहमान में प्रोफेसर विंदेश्वर दास जी को आपने सुना। एबीपी न्यूज, आप भी अपनी समस्याएं की खबर हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी आशीष आर्यन जी, तकनीकी सहयोग, और मैं नवल किशोर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।